नमस्कार, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन आज आपको रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं, रीतिकाल के कवियों की प्रमुख विशेषताएं। हालांकि रीतिकाल के कवियों का विशेष उद्देश्य जो था काव्य रचना करने का, वो रीति निरूपण ही था। लक्षण ग्रंथों की रचना करना ही उनका उद्देश्य था। क्योंकि वो राजाओं के आश्रय में रहते थे, उनके आश्रयदाता राजा हुआ करते थे और वो विलासी प्रवृत्ति के हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको खुश रखने के लिए, उनकी प्रशंसा पाने के लिए ये जो कवि रचना करते थे वो उन्हीं के प्रशंसा में कही जाती थी। इसलिए उसके अंदर इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि उनको जब प्रशंसा करते थे, राजाओं की गुणगान करते थे, उनकी हर तरह से प्रशंसा होती थी, तो उनको उसके लिए बहुत सा धन मिलता था। तो एक राज प्रशस्ति भी इन कवियों की प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने राजा की प्रशंसा में कविता लिखी है। हालांकि ये बहुत प्रसन्न मन से नहीं करते थे, इनका मन इस बात से प्रसन्न नहीं होता था, लेकिन मजबूरी में ऐसा किया करते थे क्योंकि उनको उनका आश्रय, राजा का आश्रय प्राप्त होना था, प्राप्त चाहिए था। उनको आश्रय उनको मिलना ही चाहिए था, ऐसा वो सोचते थे कि उनसे कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो उसकी छत्र छाया है राजा की, वो उनसे छिन जाए। इसलिए वो उस पर उनकी प्रशंसा के लिए काव्य रचना किया करते थे। और इन प्रशंसा में वो बहुत से श्रृंगारपूर्ण जो वर्णन करते थे, उसके उनसे उनकी कविता में अलंकारिकता और पांडित्य वो अपना पूरा चरम पे ले जाते थे। तो इसी जो प्रवृत्तियां हैं रीतिकालीन कवियों की, इनमें पहली जो प्रवृत्ति है वो है रीति निरूपण। रीति निरूपक कवियों का को वर्गीकरण जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। कि पहला तो है जैसे काव्यांग परिचायक कवि। ये वो कवि थे जिनका उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना था। उनको कोई मतलब नहीं था कि वो अपनी कविता का या कवित्व की शक्ति का प्रदर्शन करें। उनका सिर्फ उद्देश्य रहता था कि वो किसी भी तरह से काव्यांगों का परिचय दें। बढ़ चढ़ के उनका उसमें अपना पांडित्य वो दिखाया करते थे। तो यही कारण था कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वो या तो अन्य दूसरे कवियों के हैं या फिर इतने छोटे हैं कि उनसे उनके कवित्व का विशेष हमको पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो इनका जो पहले वर्ग के कवि थे, काव्यांग परिचायक जो कवि थे, वो सिर्फ उनका उद्देश्य काव्यांग को दर्शाना था। और इसी प्रकार दूसरे जो कवि थे, दूसरी वर्ग के, वो थे रीति निरूपण एवं काव्य रचना की समान महत्व देने वाले। मतलब ये जो कवि थे वो रीति निरूपण को और काव्य रचना को भी समान महत्व देते थे। वो उन कवियों की तरह नहीं थे कि सिर्फ काव्यांग को ही रचना का उद्देश्य वो माने। इस वर्ग के जो जो कवि थे, उनका उद्देश्य यही था कि रीति कर्म और कवि कर्म को समान ही महत्व दें। ऐसे जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, वो दोनों ही कवि द्वारा रचित हैं। जैसे कि इसमें उनका ध्यान रखा गया है, इन बातों का ध्यान रखा गया है कि वो अपने कवि कर्म को भी इसमें कहीं तिरोहित न होने दें। इसी प्रकार से जो तीसरा वर्ग है, कवि वर्ग, वो कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार थे। ये जो थे वो ना तो वो काव्यांग परिचायक थे और ना ही वो रीति निरूपण और काव्य को महत्व देने वाले थे, बल्कि ये तीसरे वर्ग के जो कवि थे वो कवि कर्म को महत्व देने वाले थे। तो इस वर्ग के जो कवि थे उनका उन्होंने काव्यांगों का और ना लक्षणों का कोई मतलब उनको काव्य में महत्व दिया ही नहीं और ना उन्होंने उसकी महत्ता को प्रतिपादित किया। उन्होंने तो बस रीति तब तो उनके काव्य में रहा, ऐसा नहीं है कि वो उसका नहीं रहा, लेकिन पूरा पूरा ध्यान रखते हुए ही वो उनसे बच तो नहीं पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने काव्य ग्रंथों की इस प्रकार से रचना की कि उसमें उनका कवि जो कर्म था वो ही महत्वपूर्ण हो। और इसी प्रकार के कवियों में कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के कवि जो थे, कवि वर्ग हैं। और इस तरह की जो उन्होंने रचनाएं करी, उन कवियों को 3 हम वर्गों में रख सकते हैं। अगली प्रवृत्ति जो है वो है श्रृंगारिकता। तो रीतिकाल में हम जानते ही हैं कि इसको शुरू में भी मैंने बताया था कि इसमें इसको नाम एक श्रृंगार काल भी कहा जाता है।
वो श्रृंगार काल किस कारण से दिया गया है, क्योंकि इस काव्य में, इस रीतिकालीन जो काव्य है, इसमें बहुत ही अधिक श्रृंगार परक रचनाएं हुई हैं। जो भी कवि हुए हैं उन्होंने श्रृंगार से भरपूर रचनाएं इसमें की हैं, क्योंकि ये कवि आश्रयदाताओं के उस पे उनके ही शरण में रहते थे, इसलिए उनकी जो विलासी प्रवृत्ति थी उसको प्रकट करने के लिए, उसको उसी से प्रभावित होकर, राजाओं की विलासिता से प्रभावित होकर इन्होंने जो वर्णन किया है अपने काव्य में, उसमें बहुत अधिक श्रृंगार का वर्णन है और बहुत अधिक श्रृंगारिकता आ गई है। नारी क्योंकि सामंतवाद था और सामंतिक युग था, तो नारी को बहुत ज़्यादा सम्मान से नहीं देखा जाता था उस समय में। तो वो ही प्रभाव इनकी कविताओं में भी है कि नारी का जो इन्होंने वर्णन किया है वो बाहरी वर्णन है, उसके शरीर का सौंदर्य का वर्णन है, नक्शिक वर्णन है, उसके नाखून से लेकर सर तक का वर्णन है। और उसमें, उस वर्णन में कहीं कहीं इन कवियों ने अश्लीलता सी इनके काव्य में आ गई है। तो कहीं मतलब सीमा को एक तरह से पार कर गए। वो उन्होंने उन मर्यादा को भी इसका ध्यान नहीं रखा है कि उसके नारी के बाहरी सौंदर्य की का वर्णन करते समय, यद्यपि उसमें कविता बहुत सुंदर है और खूबसूरत तरीके से रची गई हैं, किंतु ये इसमें जो नारी को के प्रति जो उनका भाव है, या नारी को के जो श्रृंगार उन्होंने वर्णन किया है, वो कहीं कहीं वो आँखों में कभी उसकी उनके शब्द जो हैं वो आँखों में थोड़े से खटकते हैं। और ऐसे ही बिहारी ने जो वर्णन किया है वो भी बहुत नायिका का बहुत श्रृंगारिक वर्णन है। तो कुल मिला के जो ये कवि थे, उन्होंने इसके श्रृंगार के दोनों ही रूपों का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन संयोग श्रृंगार में इन्होंने नारी का सौंदर्य का जो वर्णन किया है वो आंतरिक नहीं है और बाहरी है, और इसीलिए उस बहुत ज़्यादा सूक्ष्म नहीं कहा जा सकता कि उसकी आंतर मन की कहीं उसमें सुंदरता दिखाई गई हो। इसलिए ये जो वर्णन है इन कवियों ने, उसमें श्रृंगारिकता बहुत उनकी कविता में बहुत ज़्यादा हमको दिखाई देती है। तो आज ये दो विशेषताएं हमने जानी, और इनको दोनों विशेषताओं के बाद अब जो आगे और विशेषताएं रीतिकालीन कवियों की हैं उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी, उनको समझाऊंगी। आज इतना ही, और आप इसको पढ़ना, इसका अध्ययन करना और समझना। नमस्कार।